हेलो। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलसर बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चंस और सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें पौधों के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। उसमें कार्य की में तो होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में तो उसके जो क्या बोलते हैं उसके वाटर रिलेशन वगैरह, ट्रांसपरेशन, रेस्पिरेशन वगैरह उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन आंतरिक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी पारिस्थितिक इकोलॉजी होती है, शारीरिक होती है एनाटॉमी। तो आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है शारीरिकी में। तो आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसकी उत्तक कोशिकाओं का वह समूह जिसकी, देखिए उत्तक में की परिभाषा आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। उत्तक में क्या होता है? उत्तक में उसके उ यानी उत्पत्ति, क यानी कार्य, बीच का तय बच गया। तो उत्पत्ति और कार्य ये समान होते हैं उसके। तो ये दो चीज देखना, कार्य और उत्पत्ति ये समान होते हैं हमें। अब देखिए उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में असमान ना। कार्य रूप उत्पत्ति में असमान, असमान का नाम नहीं आएगा। उत्पत्ति में समान, कार्य में समान, गलत है। कार्य व समान, उत्पत्ति में समान। तो आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। लॉजिकली देखना, उत्तक, देखिए अब इसको, ये उत्तक, मैंने तो इसको ऐसे याद रख रखा है, वैसे डेफिनेशन है इसकी याद करने की तरह। उ यानी उत्पत्ति, क यानी कार्य। उत्पत्ति और कार्य दोनों समान होते हैं इसके, वो उत्तक कहलाता है। हमेशा याद रखना इसको लॉजिकली। बाकी ऐसे क्या भूल जाते हैं कई बार इसका लॉजिक। अगर किसी चीज़ की लॉजिक बना सको तो बहुत अच्छी बात है। लॉजिकली चीज़ हमेशा याद रहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभज्यतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें पादपों को मजबूती प्रदान करने की क्षमता होती है। अगला ऑप्शन है, भोजन संग्रहित होता है। भोजन संग्रहित तो पेरेनकाम्य में होता है। नो। लगातार विभाजित होकर नई कोशिका बनाते हैं, सही बात है। कोशिकाओं का वह समूह जो लंबाई मजबूती देता है। नो नो नो। तो विभाजित कोशिकाओं का समूह जिसमें लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाता है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि विभाजित कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजित होने की क्षमता होती है। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, इसमें केंद्रक बड़ा होता है इनका, और जो टिकटिका वगैरह और सब भाग बहुत कम होते हैं इसमें, वो स्थायी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो विभाजित कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजित होकर नई कोशिका बनाने की क्षमता होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये उत्तक वाला भी इम्पोर्टेंट याद कर लेना इसको, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ कई बार। अगला प्रश्न है, एक बीज का भ्रूण किस उत्तक का बना होता है? विभजित उत्तक, मर्द उत्तक, स्थूलकोणोत्तक उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो एक बीज का भ्रूण है ना, किसका बना होता है? विभजित का बना होता है, क्योंकि बीज का भ्रूण है ना, वो क्या बनाता है? प्लांट, वो स्टेम, लीफ, फ्लोर, स्टेम, जो भी स्टेमिन वगैरह, कार्पेल सब कुछ बनाता है, और एक पूर्ण पादप बना देता है। तो कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है उनमें। तो ये कौन सी एम्ब्रियो है ना, किस प्रकार का उत्तक है? विभजित उत्तक हो गया। ठीक है, जी। अगला प्रश्न है, विभजित नहीं पाया जाता है। अब देखिए विभजित किसमें नहीं पाया जाता है? साइकस तना में, पर्णपति में, पाइनस के परागकण में, फर्न राइजोम में। विभजित तो होता है ना, ये क्या होता है, पाइनस का परागकण होता है ना, ये एक कोशिकीय संरचना होती है, बाकी बहुकोशिकीय संरचना है। तो इसमें भी विभजित नहीं पाया जाता है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, किसकी क्रिया द्वारा बांस, घास, पुदीना के तने में लंबाई में वृद्धि करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। बांस, घास और पुदीना के तने लंबाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशी विभजितक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो आंसर 3 हो जाएगा। इसको याद रखना आप जब आप इसमें पढ़ोगे ना, विभजितक की पोजीशन, स्थिति के आधार पर विभजितक के प्रकार। तो उसमें पढ़ोगे आप एपिकल, शीर्षस्थ विभजितक, अंतर्वेशी विभजितक और पार्श्व विभजितक, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें घास, बांस और पुदीना की लंबाई में, तने की लंबाई में वृद्धि इंटरवेशी विभजितक के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। यदि एक तख्ती को
5 फुट ऊंचाई पर पेड़ में कील से 1964 में लगाया गया हो तो 1978 में ये कील ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रत्येक साल 4 इंच लंबाई में वृद्धि करता है। तो इस चीज़ का ये क्वेश्चन होते हैं। 1964 में 5 फुट ऊंचाई पर थी तो ये 78 में भी 5 फुट पर रहेगी है, थोड़ा याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है हिस्टोजन घटक होते हैं, घटक होते हैं। हैंस्टीन ने बताया था हिस्टोजन के बारे में, ये सूट एपेक्स के लिए लागू होती है थ्योरी हिस्टोजन वाली, ठीक है। अब इसमें देखिए हिस्टोजन घटक लागू होते हैं शीर्ष विभाजक के, अंतर्वेशी विभाजक, पार्श्व और द्वितीयक, ये शीर्ष विभाजक के लिए लागू होता है हिस्टोजन। अगला प्रश्न है जड़ में अधिकतम वृद्धि पाई जाती है, इसके सिरे पर, प्रकाश की तरफ, शीर्ष के पीछे, अंधेरे की तरफ। तो इसको थोड़ा याद रखना है, शीर्ष के पीछे की तरफ पाई जाती है। अगला प्रश्न है जड़ के सिरे के शीर्ष पर पाया जाने वाला हिस्टोजन है। ये अगला है जड़ के सिरे के शीर्ष पर पाया जाने वाला हिस्टोजन है। जड़ के सिरे के शीर्ष पर पाया जाने वाला हिस्टोजन होता है, ये तो मैंने बताया था। रूट के जो शीर्ष हेड होता है उसके शीर्ष पर पाया जाने वाला हिस्टोजन होता है। त्वचाजन को डर्मेटोजन बोलते हैं, प्रोकेम्बियम, कैलिप्टोजन और रमजन। तो शीर्ष पर पाया जाने वाला, सिरे के शीर्ष पर पाया जाने वाला हिस्टोजन है ये गोपकजन, इसको बोलते हैं कैलिप्टोजन। ओके सर। अगला प्रश्न है मूलगोप नहीं पाया जाता है। मूलगोप में रूट केप नहीं पाया जाता, मैंने कहा था मूलगोप नहीं पाया जाता है होलीहोक में, पिस्टिया में, सूर्यमुखी में और घोड़ल में। देखो मूलगोप पाया जाता है, किन में पाया जाता है मैंने ये चीज़ बताई थी। ये मूलगोप हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। होलीहोक, पिस्टिया, सूर्यमुखी ये सब जलीय पादप है, गुड़ल नहीं है। तो होलीमुख में नहीं पाया जाता गुड़ल के अंदर, तो आंसर बहुत ये है। तो इसका कंसेप्ट है कि जलीय पादपों के अंदर जलीय पादपों में रूट के ये मूलगोप पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखो कोशिका में परिणत विभाजन किसके द्वारा होता है? परिणत विभाजन, पेरिकिलिनर डिवीजन किसके द्वारा? देखो एक तो होता है एंटीकिलिनर डिवीजन, एक पेरिकिलिनर डिवीजन। एंटीकिलिनर डिवीजन होता है शीर्ष भाग में होता है, उससे क्या कोशिका की एक लेयर बनती है। और पेरिकिलिनर डिवीजन होता है लेटरल पार्ट में होता है इसके, ठीक है, लेटरल पार्ट में या मिड पार्ट में होता है। इससे क्या होता है कोशिका की बहुत सारी लेयर बन जाती है। तो अब इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि कोशिका में परिणत विभाजन यानी पेरिकिलिनर डिवीजन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऊर्ध्व विदलन द्वारा, अनुप्रस्थ विदलन, लंबवत विदलन, स्पर्श रेखी विदलन। तो आंसर हो जाएगा इसमें 4, स्पर्श रेखी विदलन द्वारा होता है पेरिकिलिनर डिवीजन। अगला प्रश्न है मोनोकोट लीफ किसके द्वारा वृद्धि करती है? देखो मैंने बताया था जो मोनोकोट लीफ होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है अंतःपुलीयता द्वारा और एक होती है सीमांत विभाजक द्वारा। तो लीफ के अंदर तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना उसके सब पार्ट है ये। तो एक बीच लीफ में मैंने इंटरकैलरी मेरिस्टेम द्वारा वृद्धि होती है। तो एक बीजपत्री पत्ती किसके द्वारा वृद्धि करती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा। अगला प्रश्न है स्थूल कोणों की कोशिकाएं होती है। स्थूल कोणों की कोशिकाएं होती है गोल, दीर्घवृत्त, ताराकार कोशिकाएं। देखिए गोल और ताराकार ये तो उसकी प्रोजन कामा की होती है, वो तो मधु तक होता है ना, उसके प्रकार है, उसके जो मॉडिफिकेशन है उसके प्रकार है ये। स्थूल कोणों की कोलन कामा उसकी कोशिकाएं दीर्घवृत्त होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोवोसिट्स को कौन सुरक्षा देता है? प्रो यानी सूट इफेक्ट्स को कौन सुरक्षा देता है? मूलगोप, स्तंभगोप, गोपक, आद्यपर्ण। जो मैंने कहा था सूट इफेक्ट्स को सुरक्षा देता है लीफ प्राइमोर्डिया, आद्यपर्ण को बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा उत्तक मुड़ने हिलने के लिए तनन सामर्थ्य प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्थूल कोणों तक, इसको सीधा याद कर लेना।
जब आप इसके स्थूल कोण तक कोलन कामा की विशेषताएं पढ़ेंगे तो अब इसमें ये चीजें आएगी जो मूल ने हिलने के लिए स्थिरता संबंध प्रदान करता है स्थूल कोण तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप अंग स्थूल कोण तक नहीं रखते हैं? कौन से पादप अंग स्थूल कोण तक नहीं रखते हैं? कौन? अब देखिए, स्थूल कोण तक के अंदर पर्णाधार में होते हैं, एक बीज में तना होता है, जड़ में नहीं होते स्थूल कोण तक में से, यहाँ तक नहीं। तो सॉरी, एक मिनट देखिए इसको। स्थूल कोण तक नहीं रखते हैं, पर्णाधार में, एक बीज भी तना, जड़ में, सभी में नहीं रखता है भाई साहब। स्थूल कोण तक होता है जैसे स्टार शेप होता है, किसी कोणों में होता है, या रिक्त के क्षेत्र में होता है, तो उस क्षेत्र में पाया जाता है कोण होता है स्थूल कोण तक। पर्णाधार, एक भी तना, जड़ में, इन सभी में होता है। आंसर इसका 4 जाएगा, इनमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कोणीय स्थूल कोण होगा, कोण एंगुलर कोलन कामा उत्तर किसमें पाया जाता है? तो इसका उदाहरण देर का, तो अब इसको याद रखना अच्छी तरह। ये होता है दसूरा में। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति की दृढ़ता कोशिकाओं में अधिक प्रतिशत मात्रा होती है। अधिक प्रतिशत मात्रा देखो, तो कोशिका भित्ति की दृढ़ता, देखो मैंने कहा था दृढ़ता, ये देखो उसमें शुरू में होती है स्थूल कोण तक, मर्द तक, स्थूल कोण तक, और ये क्या ना सिंपल जो साधारण उत्तक होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। साधारण उत्तक के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है मर्द उत्तक पेरेन्काइमा, दूसरा होता है स्थूल कोण तक, तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। स्थूल कोण तक में पेक्टिन का वो होता है, पेक्टोसेलुलोज या पेक्टिन का इसके जो कोणों में या जहाँ भी अवकाश होता है वहाँ पे इसका डिपोजिशन होता है, जमा होता है। दृढ़ तक में लिग्निन का होता है, इसका दृढ़ तक मृत होता है। स्थूल कोण तक जीवित, दोनों ही जीवित होते हैं, दोनों प्रवाह, ये मृत होता है दृढ़ तक। ठीक है, तो दृढ़ता कोशिकाओं में अधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है लिग्निन की। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, उत्तक का कौन सा तत्व सेफ्रोनिन से विरंजित किया था? मैंने कहा था सेफ्रोनिन का मतलब, सेफ्रोनिन से हमेशा इसको स्टैंड करते हैं, जो डेड पार्ट होता है, मृत भाग होता है, उसको मृत भाग को स्टैंड किया जाता है। अब देखिए इस मृत भाग कौन सा होता है? लिग्निन मृत भाग होता है, जैसे अपने दृढ़ उत्तक में करते हैं ना, वो लिग्निन इसमें स्टैंड करते हैं। दृढ़ उत्तक में इसका स्थूल कोण उत्तक होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है दृढ़ उत्तक में। तो ये ना सिर्फ इसको लिग्निन को, इसके जो मृत भाग होता है, ये जो इससे इसको स्टैंड किया जाता है, तो लिग्निन आंसर जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, रेशा सबसे लंबी पादप कोशिका किस उत्तक से संबंधित होती है? रेशा वगैरह ये तो दृढ़ तक से होती है, दृढ़ तक से। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जालरी फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स वगैरह होते हैं। तो रेशा सबसे लंबी पादप कोशिका होती है जो दृढ़ तक से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तक जल की कमी से अधिक विकसित होता है? जल की कमी से विकसित होने वाला दृढ़ उत्तक, क्योंकि मृत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टिड किस में अनुपस्थित होते हैं? लवक किस में अनुपस्थित होते हैं? किस में होंगे? प्लास्टिड तो मेरे जीवित भाग में पाए जाते हैं। जो निर्जीव होगा, मृत होगा, उसमें एब्सेंट होगी, सीधी सी बात है। दृढ़ उत्तक मृत होता है, कोलन में जीवित होता है, पेरेन्काइमा में जीवित होता है, मृत भाग होता है। तो लॉजिकली, चलो दोस्तों, लॉजिकली इफ यू स्टडी लॉजिकली इट विल कट द हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर लॉजिकली आप स्टडी करेंगे तो हार्ड वर्क ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, दालों के बीचोल में उपस्थित क्षण समान दृढ़क है। ये दालों के बीचोल में क्षण समान दृढ़क, मैंने आपको बताया था दाल वगैरह ये मैक्रोस्क्लेरोसिस जो उसको स्क्लेर का है ना दृढ़ तक, उसके उसका मॉडिफिकेशन के प्रकार है। मैक्रोस्क्लेरोसिस, एस्टोस्क्लेरोसिस, ट्राइकोस्क्लेरोसिस सब ये के पार्ट है। तो दालों के बीचोल में उपस्थित होता है, ये मैक्रोस्क्लेरोसिस आंसर जाएगा इसका, याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, हिबिस्कस सबडारिफा से प्राप्त पटुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, इसको सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सभी जाइलम तत्व परिपक्व होने पर मृत हो जाते हैं सिवाय जाइलम मृत तक। ये एक जाइलम का जीवित भाग होता है, केवल जीवित भाग। बाकी सारे जाइलम की जो
भाग होते हैं, मृत हो जाते हैं, जैसे वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु सब मृत हो जाते हैं परिपक्व होने पर, ये जीवित रहता है। अगला प्रश्न है, पादप की कोशिका जिसमें केंद्रक और रिक्तिका नहीं होती है, किसमें नहीं होती? केंद्रक और रिक्तिका नहीं होती है, ये स्थायी ऊतकों में नहीं होती है। पहली बात, विभाजित ऊतक, स्थायी ऊतक, दो प्रकार के ऊतक होते हैं। अपन स्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थायी ऊतकों में जाइलम, फ्लोएम, ये साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक होते हैं इसमें। तो साधारण ऊतक में मर्द ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक आते हैं। जटिल ऊतक में जाइलम, फ्लोएम आते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये करे पादप की कोशिका जिसमें केंद्रक और रिक्तिका नहीं होती है। तो ये जिस किसमें नहीं होंगी केंद्र वृत्त का, नहीं, जो डेड पार्ट होगा वो जाइलम वाहिनियां, जाइलम का भाग होता है। ठीक है, तो ये इसमें चार भाग होते हैं जाइलम के, तो जाइलम वाहिनियां है ना, ट्रैकेट्स, तो ये डेड होती है, इसमें केंद्र वृत्त का नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिवेशित कर या बॉर्डर पिट सामान्यतः वाहिनिकों में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में, हमेशा याद रखना। वेसल्स ट्रैकेट से भिन्न होती है। वेसल्स ट्रैकेट से भिन्न क्यों होती है? सजीव प्रकृति में ये तो दोनों ही डेड होती है, तो कैंसिल हो गया। एक कोशिका से बनती है दोनों, न बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। अगला है, ऊर्ध्व कोशिकाओं की पंक्ति जिसमें बीच की भित्ति खुली होती है, इट में बी राइट। अगला और देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन, क्योंकि ये पानी का संवहन करती है, पानी का संवहन दोनों ही करती है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम आस्क्ड, प्लास्टोक्रोन है, प्लास्टोक्रोन, क्रोन, क्रोनोलॉजी, ये सब टाइम को व्यक्त करते हैं, हमेशा याद रखना। प्लास्टो यानी पादप। तो दो क्रमागत पर्ण आद्यकों यानी कि लीफ प्राइमोर्डिया के आरंभीकरण के बीच का समयांतराल प्लास्टोक्रोन कहलाता है। डेफिनेशन इसकी याद रखना लॉजिकली। प्लास्टो यानी प्लांट, क्रोन का मतलब टाइम से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन से तरीके द्वारा मृदुत्व को आधारभूत भ्रूण ऊतक कहते हैं? आधारभूत भ्रूण फंडामेंटल है, क्योंकि इसके द्वारा सभी कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाता है मृदुतक, इसलिए ये आकारिकी, कार्यकी, जातिगत सभी से। आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, वायु तक पौधों की सहायता करते हैं, किसके द्वारा वायु तक? समझे, वायु तक पौधों की सहायता करते हैं, जलोद्भिदों में उत्पादकता प्रदान करके, बिल्कुल सही बात। प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा करके, पौधों को यांत्रिक सामर्थ्य देकर, पौधों को लचीलापन देकर, तो आंसर इसका हो जाएगा जलोद्भिदों में उत्पादकता प्रदान करके। आंसर नंबर 5 सही है। अगला प्रश्न है, एक मर्दुत कोशिका जो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है वह है? मर्दुत कोशिका अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित करती है, विचित्र कोशिका, इडियोब्लास्ट। याद रखना इसको। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पादप में कौन सी कोशिकाएं अधिकतर टोटिपोटेंसी दिखाती है? जाइलम वही कहीं, जाइलम वही का तो मृत भाग होता है। युवजोतक में भी राइट। कोर किम काग चाले नलिकाएं, तो टोटिपोटेंसी दिखाती है विभजित कोशिकाएं। आंसर सेकंड हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, वह उत्तक जिसमें विशेष मोटी भित्ति नहीं होती है? सीधा साधारण उत्तक होगा वो, मर्द उत्तक। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक संचयी अंग का अधिकांश भाग बनाता है? देखो, मर्द उत्तक में ही भोजन का संचय होता है पैगी ना, और इसका अधिकांश भाग बनाता है। स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, ये तो इसके पार्ट होते हैं, ये जटिल उत्तक होते हैं, इसमें उसका कोशिका उत्तक संचय का से कोई लेन देन नहीं होता इसमें, तो आंसर इसका मर्द उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्द उत्तक की कोशिकाएं पहचानी जाती है?
इस समान स्थूलन द्वारा, कोनों पर मोटिव होती है, लिग्निगत भित्ति द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा। तो मर्दूत की कोशिकाएं पहचानी जाती है अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो गया 4 कि मृत्यु की कोशिका में अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। बाकी जो स्थूलकोण तो दृढ़तम होता है अंतरकोशिकीय स्थानों को, तो वो डिपोजिशन हो जाता है पैक्टिन का, लिग्निन का, लाइक दैट। ओके, बाकी यहाँ मृत्यु में कोई डिपोजिशन नहीं होता अंतरकोशिकीय स्थानों में। तो इसके द्वारा ये पहचान आइडेंटिफाई होती है अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस किसी फल का गुद्दा मुख्यतः किसका बना होता है? फल का गुद्दा बना होता है मर्दूतक का, याद कर लेना इसको वन वर्ड में। अगला प्रश्न, स्थूलकोण तक पाया जाता है शाक की आरोही में, जलोदभिदों में, काष्ठ आरोही में, वगैरह वगैरह। तो स्थूलकोण तक हमेशा शाक या डिविजुअल तनों में पाए जाते हैं, जलोदभिदों में नहीं पाए जाते, काष्ठ में नहीं पाए जाते, मृदु में नहीं पाए। आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक साधारण यांत्रिक उत्तक जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। साधारण, देखो क्वेश्चन को समझना, साधारण भी है, यांत्रिक उत्तक किसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। यांत्रिक, ये मर्दूतक यांत्रिक उत्तक नहीं है, हरित उत्तक भी यांत्रिक उत्तक नहीं है। दो ऑप्शन कट गए, दो बात है, ये दोनों यांत्रिक हैं। लेकिन अब पूछ रहा है यांत्रिक लिग्निन नहीं पाया जाता, दृढ़ उत्तक में लिग्निन पाया जाता है, इसलिए मर्द होता है। आंसर हो जाएगा इसमें सही, सेकंड। अगला प्रश्न है, यांत्रिक उत्तक जिसमें जीवित कोशिकाएं होती है। यांत्रिक उत्तक जिसमें जीवित कोशिकाएं होती है, बात करा यांत्रिक उत्तक की। जीवित कोशिकाएं तो स्थूलकोण तो होता है, कि दृढ़ उत्तक तो मृत होता है, ये दोनों मत यांत्रिक उत्तक है नहीं, ये दोनों यांत्रिक उत्तक है, दृढ़ उत्तक और स्थूलकोण तक। लेकिन यांत्रिक उत्तक में भी जीवित है, जीवित तो ये हो जाएगा, क्यों ये भी यांत्रिक है लेकिन ये मृत होता है, दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न है, स्थूलकोण तक दृढ़ उत्तक से भिन्न है। स्थूल दृढ़ उत्तक भिन्न होता है। परिपक्वता और जीवदर की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है। मोटी भित्ति की उपस्थिति ना, चौड़ी कोशिका, यह आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। प्रोजन कायमा बनाता है जड़ पर रम, याद करना इसको। प्रश्न है, वह उत्तक जो भोज्य पदार्थ के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। भोज्य पदार्थ के लिए फ्लोएम होता है। फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, चालन नलिकाएं, सहकोशिकाएं, चालनीय तत्व और चालनीय मृदुक जो भी है, तो 4 होते हैं इसमें। तो भोज्य पदार्थों के लिए जो मृदुता, वाहिनी, ट्रेस है, ये तो सारे उसके पार्ट है। वाहिनी तो उसके हो गए, जाइलम के पार्ट हो गए। तो आंसर हो जाएगा चालनीय नलिकाएं, सीधा सीधा प्रश्न है। सिर्फ दोस्तों लॉजिकली पढ़ो। सेकंड, अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म का फ्लोएम टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से भिन्न होता है। एनजीओ का फ्लोएम है ना, एनजीओ का फ्लोएम टेरिडो जिम्नो से भिन्न होता है। सह कोशिकाओं की उपस्थिति में। क्योंकि सह कोशिकाएं किसी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, तो जिम्नो टेरिडो में एब्सेंट होती है। अगला प्रश्न है, वह कोशिका जो क्रियात्मक रूप से चालनीय नलिकाओं से संबंधित होती है। क्रियात्मक रूप से चालनीय नलिकाओं से संबंधित होती है। चालनीय नलिका किसका भाग है? फ्लोएम का भाग होता है, पोस्ट भाग का। तो फ्लोएम का भाग है ये, तो इनसे संबंधित होती है सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ वो दोस्त, बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार। प्लीज लर्न टू मेमोराइज इट। ओके, अगला प्रश्न है, फ्लोएम रेशे मुख्यतः पाए जाते हैं। फ्लोएम रेशे किसका पार्ट है? फ्लोएम का। किस में पाए जाते हैं? द्वितीय फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो इसको याद कर लेना थोड़ा सा। जाइलम से लेना देना नहीं होता है, तो ये कट गया आंसर, ये भी। तो आंसर हो जाएगा इसमें द्वितीय फ्लोएम से। ठीक है, अगला प्रश्न, एक परिपक्व चालनीय नलिका वाहिनियों से अंतर रखती है। परिपक्व चालनीय नलिका वाहिनियों से अंतर रखती है। देखिए, पर चालनीय नलिका जीवित भाग होती है, वाहिनी का मृत भाग होती है। इससे अंतर रखती है केंद्र की अनुपस्थिति में नहीं, लेकिन भित्ति की अनुपस्थिति में नहीं, करीब करीब मृत कोशिका द्रव्य के भाव में।
तो इसका आंसर हो जाएगा करीब करीब मत होती है ना, टोटली मत नहीं होती है। तो चलने पृथ्वी को चलने का वायु की अंतर रखती है, करीब करीब मत होती है, यानी कि टोटली मत नहीं होती है जी। ये तो भी होता है इसमें। अगला प्रश्न है, जाइलम फ्लोएम में क्रमशः वाहिनियां और उससे कोशिकाएं उपस्थित होती है। एंजियोस्पर्म के, क्योंकि जो क्या नाम वाहिनियां ट्रैकेड होती है ना, ये तो जिम्नोस्पर्म, ये इनमें तो पाई नहीं जाती, ब्रायोटेरिडो जिम्नो में पाई नहीं जाती। तो आंसर इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ये दोनों ही जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है वाहिनियां और कंपेनियन सेल्स। अगला प्रश्न है, फ्लोएम मर्द तक अनुपस्थित होते हैं, फ्लोएम मर्द तक अनुपस्थित होते हैं। ये आपने देखा होगा, जो तने की संरचना पड़ेगी, एक बीज तने उसमें पाए जाते हैं, तो द्विबीज तने में एबसेंट होते हैं, पत्ती में भी नहीं पाए जाते हैं। फ्लोएम मर्द पत्ती में पाए जा सकते हैं, एक बीज तने में पाए जाते हैं, तो अनुपस्थित होते हैं द्विबीज तने में, और उनमें पाए जाते हैं, और इनमें पाए जाते हैं सब में, द्विबीज जड़ में वगैरह वगैरह। ठीक है। प्रश्न है, नाशपाती के फल का खाने योग्य भाग किसकी उपस्थिति के कारण कठोर हो जाता है। ये दृढ़ता के बाद सब पार्ट्स मॉडिफिकेशन है उसमें है, नाशपाती के खाने का उसमें कटर कटर की आवाज आती है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकिस क्लेरिडी। अपन इसको खाएंगे ना, तो इसे ब्रेक से लगता है जीप पे, तो इसका नाम ब्रेकिस क्लेरिडी इसका पार्ट है। इसके उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे, ब्रेकी, ब्रेकिस क्लेरिडी। अगला प्रश्न, कौन से तंतु मुख्यतः फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम में पाए जाते हैं लिब्रिफॉर्म, तंतु वाहिनी का। फ्लोएम में तंतु वाहिनी का ही तो जाइलम में होती है, स्क्लेरिडी जाइलम में, कास्ट तंतु जाइलम की बात करें तो कौन से तंतु फ्लोएम में पाए जाते हैं, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है, आवर्त बीजियों में एंजियोस्पर्म में चाल निपट होते हैं, आवर्त बीजियों में या एंजियोस्पर्म में चाल निपट होते हैं। तिर्यक वो अंतस्थ भित्ति में होते हैं, ध्यान रखना। चाल निपट होते हैं एंजियोस्पर्म में तिर्यक अंतस्थ भित्ति में। अगला प्रश्न है, परिवेशित गर्त किस में पाए जाते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स किस में पाए जाते हैं। मैंने कहा था जाइलम में, सॉरी उसमें जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं मेनली। ठीक है, बॉर्डर्ड पिट्स तो ये किस में कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं द्वितीयक फ्लोएम में, प्रोटोजाइलम में, मेटाजाइलम में, बार्क में, तो ये मेटाजाइलम में पाए जाते हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसके निक्षेपण से स्थूलकोणों तक में स्थूलन बनते हैं, किसके निक्षेपण से स्थूलकोणों तक में स्थूलन बनते हैं। बताते हैं, इसका पेक्टिन का डिपोजिशन होता है मुख्यतः, इसका स्थूलकोणों तक में स्थूलन बनते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया रीजिया की पत्तियां किस कारण दृढ़ होती है। विक्टोरिया रीजिया की पत्तियां किस कारण दृढ़ होती है। एक मिनट इसको देखना, एक मिनट थोड़ा सा देर रखना, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, तारता दृढ़ तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, जटिल उत्तक नहीं पाए जाते हैं, जटिल उत्तक नहीं पाए जाते हैं कुछ ब्रायपार्ट्स में, कुछ ब्रायपार्ट्स में, सभी ब्रायपार्ट्स में नहीं पाए जाते हैं, टेरिडोपार्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। सॉरी एक मिनट, सॉरी सॉरी, जटिल उत्तक होते हैं जाइलम फ्लोएम वगैरह, ये तो नहीं पाए जाते हैं, ब्रायपार्ट में पाए जाते हैं, वाटर कंडक्शन होता है, टेरिडोम पाए जाते हैं, जिम्नम, सभी बहुत भी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पादप शरीर में वेसल्स का मुख्य कार्य है। वेसल्स क्या काम थे, वेसल्स 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 जाइलम पार्ट है, वेसल्स वाटर कंडक्शन में सहायक होता है, तो रस का चालन करती है।
ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा एक पूर्ण विविधित पादप ऊतक है? पूर्ण विविधित पादप ऊतक कौन सा होता है? मर्दूतक। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्राथमिक विभाजक है? प्राथमिक विभाजक है अंतःपुलीयदा, कागेदा, जड़ों में सवनेदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा एक प्राथमिक विभाजक है? देखो मैं इसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो, कौन सा एक प्राथमिक विभाजक है? देखो मैं कहता हूँ प्राथमिक विभाजक अंतःपुलीय एदा प्राथमिक होती है, बाकी सभी एदा ही है ना उत्पत्ति में द्वितीयक होती है। क्या दोबारा फिर बोल रहा हूँ मैं, अंतःपुलीय एदा उत्पत्ति में प्राथमिक होती है, बाकी सभी प्रकार की एदाएं उत्पत्ति में द्वितीयक होती है। तो कौन सा प्राथमिक ऊतक है? ये अंतःपुलीय एदा प्राथमिक है, बाकी काक, सवनेदा वगैरह ये द्वितीयक होती है। क्लियर है? आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पादपों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान भ्रूण की सभी कोशिकाएं विभाजित होती है। विभाजित क्रियाशीलता केवल एक शेष कोशिका तक सीमित। विभाजित क्रियाशीलता शीर्ष कोशिकाओं के समूह तक सीमित। केवल शीर्षस्थ व पार्श्व कोशिकाएं विभाजित होती है। सो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पादपों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान भ्रूण की सभी कोशिकाएं विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप एक शीर्षस्थ कोशिका द्वारा विभाजन करते हैं? कौन करता है? ब्राइफाइट। देखिए, निम्न में से कौन सा पादप विशेष कोशिका द्वारा विभाजन करते हैं? मैंने वो इसमें देखो शीर्षस्थ एपिकल स्टाइल द्वारा विभाजन करते हैं। ब्राइफाइट है या कुछ उत्तर सवाल है, उनमें ये उसके अंदर ये पाया जाता है। ये शीर्षस्थ कोशिका द्वारा विभाजन करते हैं ब्राइफाइट और उत्तर सवाल। अगला प्रश्न है, द्वितीयक विभाजन किससे उत्पन्न होता है? द्वितीयक विभाजन किससे उत्पन्न होता है? अब देखिए, प्राग विभाजक द्वितीयक विभाजक होता है स्थायी ऊतकों में। ठीक है, ये तो होता है विभाजक और वो होता है द्वितीयक विभाजक होता है स्थायी ऊतक से, स्थायी ऊतकों से उत्पन्न होते हैं द्वितीयक विभाजक। अब स्थायी ऊतकों में अपने इसमें देखेंगे, जब स्टडी करेंगे इस परमानेंट टिश्यू में, दीजिए सरल और जटिल और विशिष्ट ऊतक, तो वहाँ इसका एक बार डिटेल से देन और करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक विभाजक है? मैंने कहा था अंतःपुलीय एदा होती है वो प्राथमिक विभाजक होती है, बाकी सभी प्रकार के द्वितीयक होती है। तो द्वितीयक विभाजक में आ गया कोर कैम्बियम। सीधा सीधा आंसर। लॉजिक याद रखना दोस्तों, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला मूलगोप का कार्य है। ये जो जलीय पादपों में मूलगोप पाया जाता है ना, उसका क्या कार्य होता है? मूल शीर्ष की सुरक्षा, गुरुत्वाकर्षण और नियंत्रण। सही बात है। भोज्य पदार्थों का संग्रहण है। ये भोज्य पदार्थ संग्रहण तो पेरिकामा करता है, गलत हो गया ये। पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो, ट्यूनिका एक शीरा विभाजक है क्योंकि ये विभाजित होती है। शीरा, ट्यूनिका और कॉर्पस। तो ट्यूनिका शीरा भी तो क्योंकि विभाजित होती है, केवल अपनतिक विभाजन द्वारा होती है। परैंतिक विभाजन होता है कार्पस में होता है। ये कॉर्पस में होता है और एंटिकुलर डिवीजन होता है ट्यूनिका में। तो ऐसे इसको याद करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, शांत क्षेत्र में डीएनए की मात्रा होती है। नाम में शांत है, वहाँ सब डीएनए की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये मोनोकोट रूट में देखा गया था, तो मक्का में मेन लिया ना। तो शांत क्षेत्र में डीएनए की मात्रा होती है कम, हमेशा कम होती है।
अगला प्रश्न है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती, क्यों? मृत होती है? नहीं। अकेंद्रीय होती है? नहीं। प्रोपेज अवस्था पर निर्भर स्थिर होती है? नहीं। ये जीवन अवस्था पर स्थिर होते हैं, जीवन अवस्था को जीजड़ अवस्था बोलते हैं। आंसर नंबर 3 सही है। प्रश्न अगला, पट्टिका विभाजक दर्शाता है। पट्टिका प्लेट मेरिस्टेमेटिक दर्शाता है। देखो इसमें दो तीन होते हैं विभाजन के तल के आधार पर, 3 प्रकार के, रिब या फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। रिब और फाइल होता है उसमें एक ही तल से विभाजन होता है, एक तल से विभाजन। दूसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट में 2 तलों से विभाजन होता है। मास में सभी तलों से होता है, सभी तलों में विभाजन होता है। तो पट्टिका विभाजक दर्शाता है 2 तलों में अपने विभाजन। अगला प्रश्न है, केजुराना के मूल शीर्ष विभाजक में कितने उत्तरजन पाए जाते हैं? उत्तरजन स्ट्रोजन पाए जाते हैं। केजुराना के मूल शीर्ष विभाजक में कितने स्ट्रोजन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें 2। इसका आप याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ली प्राइमोर्डिया किसके द्वारा वृद्धि करता है? इंटरग्रेलर विभाजक। याद कर लेना इसको। एक मिनट इसको देखना, इंटरग्रेलर भी है, शीर्ष विभाजक भी है, स्थूल स्थूल विभाजक भी है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।